जय हिंद। इसके पहले वाले क्लास में आपको हम बताए थे अनुच्छेद 32 के बारे में, जिसमें आपको हम बताए थे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा 5 प्रकार के रीट को निकाल करके करती है। जो ऑर्डर ऑफ कोर्ट होती है वो 5 प्रकार की, वो आपको हम बताए थे। उसका ट्रिक में समझते हैं कि क्या वो 5 प्रकार का ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था, रीट था। इसका ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। याद रखिएगा, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहने का मतलब कि जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है उसको 24 आवर्स के भीतर में जज के पास ले जाकर के प्रस्तुत करना पड़ता है, उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर क्या, पति मतलब प्रतिषेध। यहां देखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध क्या होता है कि जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है, जो ये ऑर्डर मतलब कि पास करती है उसको रोकने का ऑर्डर देती है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को। ये हायर कोर्ट कौन होता है? पहले आपको हम बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट लोअर कोर्ट हो गया। उसी तरह से ये हाई कोर्ट की तुलना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट हो गया। ठीक। उत्प्रेषण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट मतलब कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाती है और वो जो फैसला होता है उचित नहीं होता है, या तो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का फैसला हो या तो फैसला न्याय संगत नहीं हो, तो उस फैसले को रद्द करने के लिए जो हायर कोर्ट होती है वो मतलब कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट वो पास करती है, वो मतलब भेजती है एक फॉर्म ऑर्डर ऑफ कोर्ट उस फैसले को रद्द करने के लिए, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। फिर क्या है? परम आदेश, परमेश्वर परम आदेश मतलब ये भी होता है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी जिस पोस्ट पे काम कर रहा है अगर वो काम नहीं कर रहा है, जिस पद पे उसका भर्ती हुआ है वो काम अगर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके मौलिक अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए अगर कोई महिला टीचर सरकारी स्कूल में स्वेटर बुन रही है या कोई और काम कर रही है, सीरियल्स की बात कर रही है, वहां पे नहीं पढ़ा रही है, यानी कि उसका जो मूल काम है बच्चों को पढ़ाना वो नहीं कर रही है, तो उस बेसिस पे आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी करेगी। क्या करेगी? परम आदेश, कि वो जो टीचर है वो अपना काम क्यों नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं परम आदेश। और ये जो नियम होता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता है, पिछले क्लास में आपको हम बताए थे। फिर क्या? अधिकार परीक्षा। जो लोग काम करते हैं जिस पोस्ट पर, उस पोस्ट की संवैधानिक जांच। अगर मान लीजिए कोई किसी पोस्ट पे काम कर रहा है सरकारी कर्मचारी, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, या आपको लगता है कि वो उस पोस्ट पर जो भर्ती उसका हुआ है घूस देकर के हुआ है, किसी और का रास्ते से हुआ है बे से, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर सुप्रीम कोर्ट एक जारी करेगी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जिसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा, यानी कि उसका पूरा लेगी बायोडाटा कि उसका भर्ती कब हुआ, कैसा एग्जाम, कौन सा एग्जाम दिया था, उसका पीटी में कितना मार्क्स था, मेंस में कितना मार्क्स था, वगैरह वगैरह, मतलब कि सारा उसका डिटेल्स मांगेगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 33 की ओर। ये क्या बोलता है कि मूल अधिकार का सीमित होना, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मूल अधिकार हमारे देश के लिए ही घातक हो जाता है। अगर हम मुश्किल स्थिति में, जब देश विषम परिस्थिति में, उस टाइम पे अगर हम मूल अधिकार सरकार से मांगते हैं या कभी और भी सिचुएशन आती है इमरजेंसी, तो उस समय देश के लिए घातक होता है। तो उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि कुछ चीज ऐसी है, मतलब कि कुछ लोग हमारे देश में हैं उनके लिए मौलिक अधिकार जो है उसको सीमित कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि आपको सारी तरह का मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे क्या है? सेना है, सेना के पास मौलिक अधिकार नहीं होता है, बहुत कम होता है। सेना के पास मार्शल लॉ जो होता है वो काम करता है, सैन्य कानून सेना पर अलग से ही लागू होता है। जैसे मान लीजिए अगर सेना को छूट मिल जाएगा मौलिक अधिकार, जैसे हो गया अभिव्यक्ति की आजादी हो गया अनुच्छेद 19 में, कि कुछ भी वो बोल सकता है, तो पता चला कल होकर के क्या कि जो वायुसेना का जो पायलट था पीओके में जाकर के बम गिरा था, कल होकर के बोल देगा कि मैं ही तो गया था पीओके में बम गिरा करके आया था। तो इस तरह का उनको छूट नहीं दिया गया है, वो उनके पास सारा मौलिक अधिकार की आजादी नहीं है। जैसे गुप्तचर हो गया, कोई राजदूत हो गया, जब पाकिस्तान से लौट करके आएगा, किसी और देश से लौट के आएगा, तो क्या बोलेगा कि हम तो पाकिस्तान में गए थे दूत बन करके, भारत का शांति दूत बन करके, राजदूत बन के गए थे, वहां ये कारनामे किए, वो कारनामे किए। इसीलिए इन लोगों को भी उतना छूट नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार इन लोगों पर भी पूरा लागू नहीं होता। ये लोग कोर्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें हमारा मौलिक अधिकार क्यों नहीं पूरा दिया गया है। जैसे मीडिया हो गया, आप देखे होंगे जब हमला किया था ताज होटल मुंबई में, पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब का नाम तो सुने ही होंगे।
तो जिस टाइम पे वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था वो एनएसजी कमांडो को ऊपर से पैराट्रूपिंग करके नीचे उतार रही थी, उसी टाइम पे क्या हुआ था, मीडिया वहां पे लाइव दिखा रहा था, पूरा हर एक न्यूज चैनल वाले जो है लाइव दिखा रहा था, बता रहा था कि देखिए कैसे हमारे एनएसजी कमांडो ताज होटल के ऊपर से आ रहे हैं आतंकवादी को खत्म करने के लिए। और क्या आतंकवादी लोग रूम में, होटल के रूम में न्यूज चैनल देख रहे थे और वहां पे लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, तो वहां पे घातक हो गया था। वो आतंकवादी जान गए थे, फिर उसके बाद वो बाहर निकले और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया हमारे जवानों पर। तो कभी कभी घातक भी होता है, इसीलिए मीडिया, राजदूत, गुप्तचर और सेना को रिस्ट्रिक्शन के अंदर रखा गया है। ये लोग को मौलिक अधिकार को कुछ हद तक सीमित कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि आपके पास पूरा अधिकार नहीं है, पूरा हक नहीं है कि आपको पूरा मौलिक अधिकार मिले। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के, हाई कोर्ट के पास जाकर के कोर्ट नहीं कर सकते हैं। सेना पर तो अलग ही तरह का कानून मतलब चलता है, सैन्य कानून चलता है, मार्शल लॉ जिसको बोलते हैं। अगला हमारा आर्टिकल वही उसी के बारे में, आर्टिकल 34 क्या कहता है, देखिए, सैन्य कानून, मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकार का सीमित हो जाना। जैसे ही सेना पर, जैसे सेना का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कैंटोनमेंट एरिया, मतलब सैन्य छावनी, फौजी छावनी जिसको बोलते हैं। जैसे नाम सुने होंगे आप लोग ना कि दानापुर कैंट, कैंट को ही, कैंटोनमेंट को ही बोलते हैं कैंट, अंबाला कैंट, इस तरह से इलाहाबाद कैंट, जैसे आगरा कैंट है। तो जहां जहां सेना की छावनी होती है उसको कैंट बोलते हैं। अधिकतर वहां पर रेलवे स्टेशन जो होती है उसका नाम ही कहा जाता है, जैसे अंबाला का रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम ही है अंबाला कैंट, ठीक है। उसी तरह से दानापुर में, पटना में जो है दानापुर कैंट। तो जैसे ही वो एरिया आ जाएगा, जो सेना का एरिया आ जाएगा, फौजी छावनी आ जाएगा, वहां पर मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास मौलिक अधिकार क्या है कि चारों तरफ घूमने की आपको स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। अब जाइएगा आप सेना के जो छावनी है उसके अंदर में चले जाइएगा, आप कहिएगा नहीं मेरा मौलिक अधिकार है, नहीं, वहां पर आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। वहां पर लिखा भी रहता है कि घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी, ट्रेसपासर्स विल बी शॉट। तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं, हम उसके अंदर में जाएंगे सैन्य छावनी में और जो मन है वो करेंगे, हम फोटो खींचेंगे या कुछ और करेंगे, नहीं, वहां पर आपको गोली मार दी जाएगी, क्योंकि वहां पर आपका मौलिक अधिकार खत्म हो गया। जहां पर एरिया शुरू हो गया सेना का, वहां पर लागू हो गया मार्शल लॉ, सैन्य कानून वहां पर लागू हो गया, वही काम करेगा। आपका जो मौलिक अधिकार होगा उसको सीमित कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन बहुत कम कर दिया जाएगा, उसका पूरी तरह से भी खत्म कर सकता है। कभी कभी देखते होंगे कि लोग आंदोलन करते हैं, उस टाइम पे जब पुलिस जाती है तो वहां पे अपना लोग दिखाते हैं प्रदर्शन, अपना लोग मौलिक अधिकार की मांग करते हैं, लेकिन जब मामला बहुत बिगड़ता है तो वहां पे सेना को भेजा जाता है। जैसे ही सेना जाएगा तो वहां पर जो मौलिक अधिकार है खत्म हो जाएगा। सेना जहां जाएगी वहां पर सेना का अपना नियम लागू हो जाएगा, मार्शल लॉ। उसके बाद तो फिर कोई बचाएगा ही नहीं। जैसे कश्मीर में क्या होता है, आतंकवाद को लेकर के बहुत सारे जगह पर मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, वहां बहुत सारे जगह पर मार्शल लॉ लागू होते हैं, मतलब सेना अपना नियम वहां पर लगाती है। इसमें बहुत खतरनाक लॉ होता है। इसमें क्या होता है, सेना जब भी चाहे किसी के घर में जाकर के चेक कर सकती है, बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है। यह पुलिस की तरह लागू नहीं होता है, इसका कानून अलग ही होता है। इसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है, अपने पास लोगों के पास पावर को सीमित कर दिया जाता है। आर्टिकल 35 क्या है, संसद मूल अधिकार को और प्रभावशाली या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून को बना सकती है। मतलब संसद जब भी मौलिक अधिकार के कानून में छेड़छाड़ करेगी तो वो मौलिक अधिकार जो लोगों के लिए है, व्यक्ति के लिए है, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए है, ना कि उसको कमजोर बनाने के लिए। अगर कोई संसद ऐसा नियम बनाती है जिससे हमारा मौलिक अधिकार कमजोर होता है तो ऐसे नियम पास नहीं होंगे, क्योंकि हमारा आर्टिकल 35 जो है साफ साफ बोलता है कि संसद को मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो मौलिक अधिकार हमारा और इफेक्टिव बनाने के लिए है, हमारा और प्रभावशाली होना चाहिए, तब जाकर के ये नियम लागू होंगे, बनाए जाएंगे। अब क्या है कि कुछ सिचुएशन है, कुछ कंडीशन है जिसमें हमारा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि हो सकता है देश के लिए घातक हो, देश के लिए खतरा हो। और आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके कोई आजादी से, आपके किसी प्रकार की स्वतंत्रता से, आपके किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार से अगर किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन होती है, उसको नुकसान होता है, उसको कष्ट पहुंचता है, तो आपके मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हड़ताल, जब भी आप हड़ताल करेंगे तो लोगों को परेशानी होगी, लोगों का आवागमन ठप हो जाएगा। तो इस तरह हड़ताल में क्या है कि आपका मौलिक अधिकार काम नहीं करता, हड़ताल आपका मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर चक्का जाम, जैसे ही चक्का जाम करेंगे, चक्का जाम का मतलब क्या होता है कि रोड को बंद कर देना, जो रेलवे है उसको बंद कर देना। तो हमारे पास क्या है कि मौलिक अधिकार है, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है।
तो जैसे ही रेल का चक्का जाम हो जाएगा, सड़क पूरा जाम हो जाएगा, तो हम चारों तरफ नहीं घूम पाएंगे। यानी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति, अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल चक्का जाम करता है, रोड को, रेलवे ट्रैक को बंद करता है, तो उसके कारण से क्या होगा, बाकी जो लोग हैं उनके पास जो मौलिक अधिकार है, घूमने की जो स्वतंत्रता है, वो उसका छीना जाएगा, मतलब उसका खत्म हो जाएगा। तो वहां पे कष्ट पहुंचा रहा है किसी और व्यक्ति को, किसी और व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, घूमने की स्वतंत्रता है, उसको खत्म कर रहा है। इसीलिए चक्का जाम वो सब ये मौलिक अधिकार हमारा नहीं है। हम कोर्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम चक्का जाम कर भी करेंगे नहीं। फिर क्या है कि अनिवार्य सेवा, देश में कोई भी अनिवार्य सेवा है उसको जो है मौलिक अधिकार की क्षेत्र सीमा से बाहर रखा गया, उसको मूल अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि रेलवे में कोई काम करता है जो बहुत इमरजेंसी सेवा, जैसे कोई सेना में है, तो उसको भी हम पहले बताए हैं कि वो मौलिक अधिकार के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। ठीक है, अब सब अनिवार्य सेवा है जो देश के लिए चलना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। फिर है मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया तो बोलेगा नहीं अब हम भारत के नागरिक हो गए हैं, हम पे नियम लागू होता है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम वोट देंगे। नहीं, वो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे ही आपको 18 वर्ष हो गया उसके बावजूद भी आपके पास रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, जैसे वोटर आई कार्ड, वो सब होनी चाहिए, तब जाकर के ही आप मत का प्रयोग कर पाएंगे। वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, उसके लिए आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आप वहां पे कोर्ट नहीं कर सकते हैं कि मताधिकार जो है, वोट देने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, हम वोट देंगे ही नहीं। फिर क्या, आवास, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास घर सरकार देगी ही। हालांकि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो बोले थे कि आवास जो है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसको मौलिक अधिकार के इक्विवेलेंट ही हम मानते हैं। मतलब जैसा मौलिक अधिकार है उसी तरह से हर एक व्यक्ति के पास छत, सर ढकने के लिए छत जो है उसका होना जरूरी है, इसको मौलिक अधिकार के बराबर मानते हैं। इसीलिए भारत में जो भी लोग हैं उसको सर ढकने के लिए छत सरकार मुहैया कराएगी, सरकार घर देगी। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसीलिए उस टाइम शुरू भी हुआ था इंदिरा गांधी आवास योजना। हालांकि बाद में जाकर के इसका नाम चेंज भी हुआ, जब सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उस टाइम पे क्या होता, अटल योजना बना था, अटल निवास योजना। उसके बाद अभी क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना। यहाँ पे नाम बहुत बार चेंज करते हैं। मेरा मानना है जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बन रहा है वो अपने नाम से रख रहा है नाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक लोग नहीं है, जो नेता लोग नहीं है, जो हमारे देश में बहुत महान महान काम किए, जैसे मान लीजिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितने लोगों ने अपनी जान दी है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, क्या ये लोग अच्छे नहीं थे? क्या इन लोगों के नाम पे ये सब चीज नहीं होनी चाहिए? इन लोगों के नाम पर ही ये सब चीज होनी चाहिए। जैसे एनी बेसेंट हो गई, आयरलैंड की होकर के भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, तो उनके नाम पर ये सब चीज होनी चाहिए, ताकि बार बार जो चेंज होता है प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम पे नाम लोग चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ये सब चीज जो यूनिवर्सिटीज हो गया या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गया या इस तरह का जो आता है योजना प्लानिंग, तो उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम होना चाहिए जो सबके लिए अच्छा लगे। किसी राजनीतिक नेता, जो राजनयिक लोग हैं, उनका नाम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि कहां तक सही है कहां तक गलत है, हर एक लोगों का अलग अलग इसमें मत होता है। अब क्या है, हमारा जो कुछ मौलिक अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर वो अधिकार किसी अन्य देश के नागरिक को अगर हम देंगे तो कुछ हानि हो सकती है, कुछ क्षति हो सकती है। इसको ध्यान में रख करके हमारा जो 5 तरह का जो मौलिक अधिकार है, 15, 16, 19, 29, 30, इसको रखा गया है मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए। यानी कि जो भारत के बाहर के लोग हैं उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है। कैसे इस बात को समझते हैं? सबसे पहले 15 है। 15 में क्या कहा गया है कि किसी के साथ भी हम जाति, धर्म, वंश या जन्म स्थान के तौर पे, जन्म स्थान के बेस पे हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब एक समान बर्ताव करेंगे। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर ये अधिकार विदेशी को दिया जाएगा तो विदेशी लोग अगर आएंगे ताजमहल देखने के लिए या टूरिस्ट प्लेस पे कहीं घूमने के लिए आएंगे, तो आप जानते हैं कि बहुत जगह जहां घूमने का जगह है वहां पे भारतीयों से कम पैसे लिए जाते हैं, और जो बाहरी देश के लोग आते हैं उनसे अधिक पैसे लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे वो कोट कर सकते हैं विदेश के लोग कि आपके तो संविधान में लिखा हुआ है कि आप जाति, धर्म, ऐसा आप जानते हैं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या किसी के वंश खानदान के नाम पे हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जो चौथा पॉइंट इसमें जोड़ दिया है कि जन्म स्थान के नाम पर
उसमें हो जाता है भेदभाव, इसीलिए इसको बाहर रखा गया है। यह अधिकार विदेशी को नहीं दिया गया है, ताकि कल होकर के कोर्ट नहीं कर सके कि हमसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, हमारा जन्म स्थल अलग है इसलिए, और भारतीयों से कम पैसे लिए जाते हैं। फिर 16 क्या है? 16 है लोक नियोजन में समानता। जो सरकारी नौकरी है उसमें समानता है। किसको? अगर मान लीजिए ये जो मौलिक अधिकार अगर विदेशी को दिया जाएगा तो फिर विदेशी भी आकर के, पाकिस्तान के लोग आकर के यहाँ बोलेंगे कि आपका आर्टिकल 16 जो है वो बोलता है कि लोक नियोजन में समानता है, यानी सरकारी नौकरियां जो होगी उसमें सबको समानता है, हमको भी नौकरी दीजिए, हमको भर्ती होना है इंडियन आर्मी में और जाकर के देश के खिलाफ ही बम मारना है। तो इसलिए वो सबको बाहर रखा गया है। यानी कि 16 जो है लोक नियोजन में समानता, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिया गया है। सिर्फ भारतीय ही इस पर कोट कर सकते हैं कि हमें नौकरी में समान अधिकार प्राप्त है, दूसरे देश के लोग नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा 19 क्या है? देखिए 19 कहता है कि चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी बोलिए आप, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसका कुछ दायरा होता है, कुछ लिमिटेशन होता है। अगर ये भी अधिकार हम दे देंगे विदेशी को, तो मान लीजिए सबसे पहले पाकिस्तानी हमारे देश में आएगा तो क्या बोलेगा? सबसे पहले मोदी जी के खिलाफ ही उल्टा पुल्टा बोलेगा हमें तो कुछ बोलने की आजादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, बलात्कार हुआ है पाकिस्तान का, मोदी जी किए हैं। तो गुस्साए लोग ऐसे ही मतलब यहाँ आकर के क्या करेंगे? मोदी जी के खिलाफ ही गाली गलौज, मतलब भड़काऊ बात बोलेंगे, हमेशा गाली वाली बात बोलेंगे। तो इसीलिए ये आजादी जो है, अभिव्यक्ति की आजादी, चारों तरफ घूमने की आजादी, वो लोग वहां आएंगे बोलेंगे हमको यहाँ घूमना है, हमको बॉर्डर पे घूमना है, जाकर के गोली मारना है, नहीं। ये सब जो स्वतंत्रता है सिर्फ भारतीयों को दिया गया है कि भारत के लोग ही प्रधानमंत्री के खिलाफ या किसी और के खिलाफ एक दायरे में रह करके कुछ बोल सकते हैं, बाकी किसी दूसरे देश के जो लोग हैं उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है। फिर 29 में क्या है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसकी संख्या कम है, उनकी रक्षा करना हमारे संविधान का कर्तव्य है, हमारे संविधान का काम है। हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो रक्षा करता है मौलिक अधिकार का, तो उसका ये काम है। लेकिन मान लीजिए अल्पसंख्यक कौन? बहुत सारे देश में, दूसरे देश में भी अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। अगर ये कानून उनके लिए भी लागू हो जाएगा तो वो लोग आ जाएंगे भारत में, बोलेंगे हम भी तो अल्पसंख्यक है, हमें भी आप घर दीजिए, हमें भी आप राशन पानी सब कुछ दीजिए, हमारी भी रक्षा कीजिए। नहीं, मान लीजिए अगर पाकिस्तान के लोग ही आ जाएंगे, वहां के मुस्लिम लोग बोलेंगे हम भी तो अल्पसंख्यक है, हमें यहाँ पढ़ाइए, हमारे लिए खोलिए मदरसा, और पता चला क्या कि वो लोग मदरसा में बम बना रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और ही शिक्षा दे रहे हैं। तो नहीं, जो लोग भारत के अल्पसंख्यक है, जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम लोग भारत में अल्पसंख्यक है, या कहीं कहीं नॉर्थ ईस्ट में हिंदू भी अल्पसंख्यक है, तो उनके लिए सिर्फ ये नियम लागू होते हैं कि अल्पसंख्यकों में जो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जिम्मेवारी है। अब 30 में क्या है कि जो भी अल्पसंख्यक है वो अपना सरकारी संस्थान जो होता है, अपना इंस्टीट्यूशन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो खोल सकती है। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक है तो वो क्या खोलते हैं? मदरसा खोलते हैं, और मदरसा में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको सैलरी कौन देता है? सरकार देती है, क्योंकि हमारे संविधान ने उनको अधिकार दिया है, ठीक है, अल्पसंख्यक लोगों को। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुस्तान के मुस्लिम लोग होंगे, सिर्फ हिंदुस्तानियों पर लागू होते हैं। जो हिंदुस्तान के मुस्लिम होंगे उन पर ही ये नियम लागू है। सिर्फ वही लोग अपना धर्म के हिसाब से अपना जो मदरसा है वो खोल सकते हैं, और मदरसा में जो टीचर पढ़ाएंगे उनको सरकार पे करेगी। ठीक है, अब हमारा ये खत्म हो गया मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।